Good morning, guys. Yes, GM Deepti. कहाँ है बाकी लोग भाई? Yes, good morning, Garv and Sakshi. So, what were we doing in the last class? Rearrangements. आज हमें वर्ब स्टार्ट करना है. ओके. अच्छा, चलिए तो फिर वर्ब करना है तो फिर वर्ब किया जाएगा आज. ओके, तो वर्ब्स हमने मतलब लास्ट टाइम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था, राइट? चलिए तो फिर स्टार्ट किए. तो व्हाट आर वर्ब्स? क्या समझते हो वर्ब्स से? व्हाट इज द डेफिनेशन? सर मतलब जो कि किसी एक्शन या स्टेट ऑफ कंडीशन को डिफाइन करते हैं, इंडिकेट करते हैं. यस, नाइस. ठीक है. यस गर्व, डूइंग वर्क. बिल्कुल सही. डूइंग वर्ड यानी कि जो एक्शन वर्ड बताया ऐसा वाला. और दीप्ति बिल्कुल सही. हम लोग बोलेंगे उस चीज के लिए वर्ड्स दैट शो एक्शन और स्टेट, है ना? वर्ड्स दैट शो एक्शन और स्टेट. ठीक है, दे आर कॉल्ड वर्ब्स. देखो अब एक्शन तो पता है, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम वॉकिंग, व्हाटएवर इट इज अ वर्ब. बट व्हेन आई से आई नो समथिंग, है ना, I know something. It's not like you're doing any action, but yeah, you are in the state of knowing something. उस टाइम पे तुम्हें कुछ पता है. ठीक है, तो this is also called a verb. So verb are the words which show action or state. ठीक है. Verbs हमारे देखो दो तरीके के होते हैं. पहला होता है हमारा थोड़ा सा सही से लिखा जाए इसे, यहाँ पे आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, ऑक्सिलरी और जिसे हम प्यार से बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, एंड दूसरा आता है हमारा मेन वर्ब्स. ठीक है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हमारे अगेन दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स. ठीक है, दीज आर मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स बोल सकते हैं. प्राइमरी में हमारे पास क्या आता है? प्राइमरी में हमारे पास वर्ब्स आते हैं टू बी फॉर्म, टू फॉर्म और टू हैव फॉर्म. बेसिकली यहाँ पे बी, डू और हैव इसे इस तरीके से लिख देते हैं. ठीक है, बी फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर. ये होता है ना हमारा. ठीक है, डू फॉर्म क्या है हमारा? डू, डज, डिड. एंड हैव फॉर्म में हमारे पास हैज, हैव, हैड, है ना. ये होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स. ठीक है, और मॉडल्स, मॉडल्स कौन से होते हैं? क्या पता है मॉडल्स के बारे में? Curve, you're writing something. Can, could, yes, है ना. Can, could, may, might. ठीक है, इसे हम लोग देंगे यूज टू, ought to, used to, ought to. ठीक है, help, बोलते हैं हम लोग से dare, need. ठीक है,
कैन, माइट, ये वुड, शुड, ये तो हमें पता ही है, एक्सेट्रा। दीज आर मॉडल वर्ब्स, ठीक है। मॉडल वर्ड क्या बनाइए, दिस इज मॉडल, MODAL, है ना। मॉडल वर्ड बनता है किस वर्ड से, ये बनता है वर्ड से मूड से, ठीक है। मूड का मतलब क्या होता है, मूड इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग, हम कोई भी काम किस तरीके से करते हैं, है ना, अब और बिहेवियर टुवर्ड्स एनी वर्क, ठीक है, इट इज कॉल्ड आवर मूड। तो यानी कि हमारा एटीट्यूड, तो ये वर्ड्स वो होते हैं जो हमारा एटीट्यूड डिफाइन करते हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से बोल रहे हैं। तो जैसे होता है ना, आई कैन डू समथिंग, आई कैन डू थिंग, आई कैन वर्क, आई कैन पेंट, आई विल पेंट, आई मे पेंट। तो ये आपके एक्सप्रेशंस को शो करता है ना, एक तरीके से एक्सप्रेशन इज आपके मूड को, कि जब आप बोल रहे हो आई मे डू समथिंग, तो इट्स लाइक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तुम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। आई कैन डू समथिंग, कैन दो चीजें शो करता है, तो एबिलिटी, अभी मैं ये कर सकता हूँ, दूसरा अगेन पॉसिबिलिटी, कि हो सकता है मैं ये करूँ, ठीक है। देखो दोनों सेंस में आता है ये। और वैसे हम लोग बात करते हैं उसकी, जैसे आई विल डू समथिंग, इसका मतलब है कि इट इज डिफाइंड कि भाई ये तो काम मैं करूंगा, आई विल डू समथिंग, आई विल डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स, तो ये वाले तरीके के एक्शन शो करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी में हमारे पास आ गया प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, बी इज हमारा वाज वर्ब, बी फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेट शो करता है भी किसी भी टाइम पे किसी भी चीज की, जैसे आई एम प्रेजेंट, he was present, या किसी भी जगह पे हम ये वर्ड्स, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो उस टाइम पे उस नाउन की आप स्टेट बता रहे होते हैं। डू, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डू डज डिड, एंड देन हैव, हैज, हैव, हैड। इसके हम लोग तीनों यूजेस को देख चुके हैं, मेरे ख्याल से याद होगा, टेंसेस के टाइम पे हम लोगों ने थोड़ा समझा था हैज, हैव, हैड के यूज को, या फिर हम लोगों ने दो हैव के यूज को भी समझा था एक सेंटेंस में, अगर हम दो हैड यूज कर रहे हैं तो क्या मतलब होता है ऐसा। ओके, डू डज डिड ये भी हमें पता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, थोड़ा सा इनको और समझते हैं, डू डज डिड को। उसके बाद हम लोग मेन वर्ब्स पे आएंगे, ठीक है। मेन वर्ब्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, फिर इसके बाद में पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो इज एम आर के यूज तो हम लोग जानते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए नहीं है। थोड़ा सा डू के यूज को समझते हैं, ठीक है। इसकी तीन फॉर्म्स होती है, डू डज डिड, ठीक है, एंड दे आर फॉलोड बाय V1, ये सबको पता होगा, दे आर फॉलोड बाय V1। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। आप पास्ट में यूज कर रहे हो, जैसे डिड अगर पास्ट में है तो आई डिडंट थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं सोचा था, आई डिडंट थिंक अबाउट इट। तो डिड के साथ या डू के या डज कोई भी चीज लिखोगे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नो दिस थिंग। इसके अलावा इसमें आगे हम लोग देखते हैं, और इसके यूजेस मेरे ख्याल से मोस्टली लोग जानते होंगे, बट स्टिल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। डू और डज, ठीक है, या आप आई के साथ यूज करते हो, आई डू नॉट, आई के साथ यूज करते हो, बाकी आपको पता है कहाँ पे प्लूरल के साथ लगता है डू, प्रेजेंट टेंस में। और डज हमेशा हमारा किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ में, डज इज यूज विद सिंगुलर, ठीक है। डज आप सिंगुलर के साथ यूज करते हो प्रेजेंट टेंस में, और डू आप यूज करते हो प्लूरल के साथ में, आई के साथ में, यू के साथ में, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट की बात आती है तो डिड आपका हर सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाता है, आपको पता है। पास्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल वी विल यूज डिड, ठीक है। दिस इज वन थिंग अबाउट जस्ट अबाउट द यूसेज ऑफ दीस वर्ड्स, दिस हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा आप देखते हैं इसको और कैसे यूज करते हैं, इसका यूज, इट इज यूज्ड, या इट कैन बी यूज्ड to avoid the repetition of a verb, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब, क्या मतलब है, जैसे अगर मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई नहीं, ही के लिए बोलते हैं, ही प्लेज क्रिकेट and his brother also plays cricket, ठीक है। मुझे यहाँ पे डज यूज करना है, डज की हेल्प से आई हैव टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ब, ठीक है। वर्ब यहाँ पे क्या है, प्लेज क्रिकेट, मैं ये दो बार नहीं बोलूंगा, यहाँ पे जैसे बोल ना, ही प्लेज क्रिकेट एंड हिज ब्रदर आल्सो प्लेज क्रिकेट, तो हम इसे डज के हेल्प से कैसे लिखते हैं,
और बहुत ही कॉमनली बोला भी जाता है ऐसे, he plays So cricket. he plays cricket. So does his brother. Yes, बिल्कुल सही. So does his brother. है ना, बिल्कुल सही. नहीं अब देखो इस तरीके से ज्यादा अच्छा लगेगा. He plays cricket. So does his brother. ठीक है. जैसे अगर मुझे बोलना है जैसे आई लाइक, जैसे तुमसे बोलूंगा कि तुम्हें फुटबॉल पसंद है, अरे मेरे को भी पसंद है, ऐसे बोलते ना. यू लाइक फुटबॉल, यू लाइक फुटबॉल, सो डू आई. ठीक है. यहाँ पे देखो जब भी आप ये सो और ये लिख रहे होते हो, यहाँ पे हमेशा इन्वर्जन लगता है. इन्वर्जन का मतलब है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर सब्जेक्ट. ठीक है. हम लोग जब एडवर्ब्स पढ़ेंगे ना, एडवर्ब्स में एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वर्जन का. इन्वर्जन वो चीजें होती है, एक तो हमें पता है कि जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो वर्ब पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं. लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है ना, क्वेश्चन नहीं होता, स्टेटमेंट होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर भी यही काम हो रहा होता है, वर्ब पहले आ रहा होता है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा होता है. तो आप देखो जरा यहाँ पे जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, सो डज हिज ब्रदर या सो डू आई, इसमें देखो आपको वर्ब पहले आता है, देन सब्जेक्ट आता है. दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. ठीक है. तो ये ऑल्दो में बस मैंने आपको इसका नाम बता दिया कि इसे इन्वर्जन बोलते हैं. हमें इसे यूज करना हमेशा से आता है, हम इसमें कोई गलती नहीं करते. सो आई डू नहीं बोलेंगे हम सो डू आई ही बोलेंगे हमेशा. ठीक है. तो ही प्लेज क्रिकेट, सो डज हिज ब्रदर, यू लाइक फुटबॉल, सो डू आई. तो एक तो काम इसका ये होता है, टू का. ठीक है. तो ये भी हम लोग को पता है, कन्वर्सेशन में कई बार हम लोग यूज करते हैं इसे. नेक्स्ट आता है डू. जब मैं डू लिख रहा हूँ, डू का मतलब है कि डू की सारी फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू emphasize on a statement or to make a request or invitation more persuasive. तो डू को हम यूज कर सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट पे एम्फेसाइज करने के लिए, कोई अगर आप बात बोल रहे हो उस पे एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, या फिर टू मेक अ रिक्वेस्ट और इनविटेशन मोर परसुएसिव, या फिर कोई रिक्वेस्ट और इनविटेशन, अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को इनवाइट कर रहे हो, उस चीज को थोड़ा और परसुएसिव बनाने के लिए. परसुएसिव क्या होता है, परसुएड करना, उसे क्या बोलते हैं, इंसिस्टिंग बनाने के लिए ना, किसी को मनाना है और या फिर अपनी बात पे ज्यादा जोर देके किसी को इनवाइट करना उसे. यू हैव टू डू दिस और यू विल बी फायर्ड. देखो यहाँ पे हम लोग जब इसे यूज कर रहे हैं ना डू को, ये तो चलो ठीक है, तुम्हें ये करना पड़ेगा या फिर तुम फायर हो जाओगे. ठीक है. इसमें हमने सेंटेंस में एम्फसाइज नहीं किया, हमने केवल बताया. ठीक है. अब मैं बता दो, जैसे आई कंप्लीटेड, जैसे तुमने मुझसे बताया कि भाई काम कर लो वरना यू विल फायर, यू हैव टू डू दिस. हमने किसी तीसरे इंसान से कहा भाई यू हैव टू डू दिस वर्क और यू विल बी फायर. ठीक है. तो हमने उससे बोल दिया ये, वो हमसे पलट के बोल रहा है कि भाई आई कंप्लीटेड द वर्क, मैंने काम कंप्लीट किया. एक तो उसने नॉर्मली बोल दिया आई कंप्लीटेड द वर्क. एक होता है वो बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने काम कंप्लीट कर दिया था, आई डिड कंप्लीट द वर्क, आई डिड कंप्लीट द वर्क. हम उससे कह रहे हैं तुमने काम नहीं किया था. ठीक है. तो वो पलट के क्या कहेगा, वो थोड़ा जोर से बोलेगा ना अपनी बात को, नहीं नहीं मैंने काम कर दिया था. तो आई डिड कंप्लीट द वर्क. अब डिड यूज किया इसलिए यहाँ पे V1 ही आएगा, वो तो कोई बात नहीं है. तो आई डिड कंप्लीट द वर्क इसका मतलब नहीं नहीं ये काम मैंने कर दिया था. तो इसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, वो अपनी एक्शन पे, अपनी बात पे एम्फसाइज कर रहा है, वो जोर दे रहा है इस चीज को कि नहीं मैंने काम कंप्लीट कर दिया था. जैसे एक तो होगा कोई इंसान बोलेगा आई वेंट देयर, मैं वहां गया था. ठीक है. तो आप फिर वो थोड़ा अपनी बात पे एम्फसाइज करके बोलेगा आई डिड गो देयर, मैं वहां बिल्कुल गया था, ऐसा कुछ नहीं कि मैं वहां नहीं गया था. ऐसे ऐसा होता है ना कि कोई हमसे बोल रहा होता है कि नहीं नहीं अदरवाइज बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं हुआ था, तो आप अपनी बात को थोड़ा जोर देके बोलते हो. ठीक है. जब हम बात कर रहे होते हैं कन्वर्सेशन में किसी से आमने सामने, तब तो हिंदी में जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो अपनी बात को थोड़ा जोर से बोल देंगे. ठीक है. और अगर आपको वर्ड्स यूज करने हैं उस हिसाब से इंग्लिश में, तो उसके लिए वाले वर्ड है आई डिड गो देयर. ठीक है. जैसे बोलते थे घर पे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है और
तुम शायद सही से पढ़ नहीं रहे हो, तो बोलते हो, एक तो नॉर्मली बोलोगे आई केयर अबाउट माई स्टडीज, आई केयर अबाउट माई स्टडीज। इसी बात को आपको जरा एम्फसाइज करके बोलना है तो यस आई डू केयर अबाउट माई स्टडीज, है ना, आई डू केयर अबाउट माई स्टडीज। एक आपका काम ये वाला होता है इसका। यस बिल्कुल सही। वर्ब थी तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे थे ना, आई डू केयर अबाउट माई स्टडीज, तो ये काम होता है। और आपने देखा होगा कि ये लोग बहुत बार बोलते हैं इस चीज को, तो इस तरीके से बोलते हैं। अब देखो जरा, इनविटेशन की हम बात कर रहे थे, जैसे है ना किसी की रिक्वेस्ट करना है, तो आपने बोला किसी से हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू लीव, ठीक है, हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू लीव। इसी में एम्फसाइज करके कैसे बोलोगे, डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। सेम, आगे मतलब वही सेम है, टू ऐड करना था हमें, ठीक है, डू हैव अ कप ऑफ कॉफी बिफोर यू लीव। वैसे ही किसी को इनवाइट करते समय भी वैसे होता है ना, डू कम टू माय हाउस, नॉर्मली बोल दिया तो कम टू माय हाउस, जैसे हम किसी से बोल रहे होते हैं ना, इनवाइट करते टाइम मतलब कम टू माय हाउस किसी से बोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब हम सच में चाह रहे होते हैं, नहीं नहीं आना आप तो जरूर, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम इनवाइट कर रहे हैं, बोलते हैं डू कम टू माय हाउस, डू कम टू द पार्टी, डू कम टू माय हाउस, व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बोलते हो, तो आप क्या कर रहे होते हो, बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट, अपनी इनविटेशन को एम्फसाइज कर रहे होते हो, थोड़ा और जोर दे रहे होते हो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, डू अटेंड द मीटिंग, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, डू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। जब आप इस तरीके से बोलते हो, इस तरीके से आप डू की हेल्प से आप एम्फसाइज कर पाते हो। एंड आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। पता है ये वो चीजें हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज वाली हैं। इफ यू वांट टू स्पीक, मतलब जैसे बोलते समय ना, तो ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकल है। रूल्स रूल्स तो ठीक है, बट वी कैन यूज इट। तो अपनी बात जो भी आप लिखने वाले हो, बोलने वाले हो, उसमें भी आराम से मजे से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया डू का यूज। और हैव का यूज हम लोगों को पता है सबको। टेल मी, हैव के बारे में जानते हैं ना हम लोग? हम लोगों ने जब बात की थी हैज हैव हैड के बारे में, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है तो बस मैं बता देता हूँ। हम लोग जब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, हैज आता है, आपको पता है, सिंगुलर के लिए आता है हैज, ठीक है। सिंगुलर के लिए आप हैज यूज करते हो, आई के साथ में और प्लूरल के साथ में आप लोग हैव यूज करते हो, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट टेंस में चलता है। यस, दिस इज फॉर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम अगर पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में वी हैव हैड, ठीक है। और ये आपका मतलब पहली चीज तो पास्ट में यूज होता है, बाकी आपका सिंगुलर प्लूरल सबके लिए यूज होता है ये। तो पास्ट में मतलब हैड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैड, ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड द वर्क, ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये सेम चलता है। और अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो ही हैज एंड आई हैव, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, बाकी इसके वाली यूज तो मैं याद होंगे अभी भी। मैंने कहा था हैव किस किस लिए यूज करते हैं, वी यूज इट टू ईट वाले सेंस में, है ना, लेट्स हैव लंच, ठीक है। उसके अलावा क्या यूज होता है इसका, ईट ड्रिंक तो मतलब उस सेम कैटेगरी में आ जाएगा। एंड पोजेशन शो करने के लिए, उसके बाद आपका परफेक्ट टेंस शो करने के लिए, ठीक है। तो आई बिलीव ये वाली चीज सबको याद होगी। याद है सबको, हैड हैड हमने यूज किया था एक सेंटेंस के अंदर, जहां हम देख रहे थे पास्ट परफेक्ट में यूज कर रहे हैं एक हैड। एंड एक हैड हमारे क्या दिखा रहा था, पैसिव केस दिखा रहा था। आई हैड, क्या था, ही हैड, आई हैड हैड माय लंच, ऐसा कोई सेंटेंस बोला था मैंने ज्यादा, आई हैड माय लंच बिफोर ही अराइव्ड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। हाँ, if we had had him in our team, बिल्कुल सही, we would have won the match, सही है, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से हम लोग इसके यूज को जानते हैं फिर, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे क्या है, परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब है,
परफेक्ट के लिए जहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, हैड प्लस वी थ्री यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक तो ये यूज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की, ठीक है। मॉडल वर्ब देखो डिटेल में सारे वर्ड्स की यूसेज जानना जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें हमें पता है, ठीक है। बस मेरे को बताओ जरा, जैसे हम लोग बोलते हैं कैन और मे, अगर मैं इसकी बात कर मतलब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग साथ में। कैन और मे अगर मैं यूज कर रहा हूँ परमिशन वाले केस पे, आपको पता है कि कैन और मे हम लोग परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। परमिशन के लिए कैसे, मे आई कम इन, पॉसिबिलिटी के लिए कैसे, इट मे रेन, है ना। तो अगर हम परमिशन वाले केस में यूज कर रहे हैं देन मैं बोलता हूँ कैन आई कम इन, ठीक है, ऐसे बोला जाए या फिर मे आई कम इन बोला जाए। व्हाट इज द डिफरेंस? सर सेकंड वाला जो है वो बहुत पोलाइट है, हम रिस्पेक्ट के लिए मे आई कम इन बोलते हैं। कैन आई कम इन का मतलब तो रूड भी हो सकता है। नहीं, अच्छा रूड कैसे लगेगा? कैन आई कम इन क्यों, मतलब इफ यू आर आस्किंग समवन कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये रूड कैसे होगा? सर मतलब ऐसे ही सरकाज़म जैसे में लगेगा, मतलब इट्स नॉट सरकास्टिक बट ऐसा लग रहा है कि अंदर आ जाऊं मैं, ऐसा। और वो मे आई कम इन का मतलब कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ ऐसा टोन में। मतलब कि यहाँ पे क्या मैं अंदर आ सकते हो आराम से, यहाँ पे अंदर आ जाए, ऐसा वाला। हाँ 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 सर, बिल्कुल ऐसा ही। रोक सकते हो हमें, ऐसा कुछ? हम्म। देखो क्या होता है, कैन और मे जो होता है ना, बोथ ऑफ देम दे आर परमिशन, और दोनों ही रेस्पेक्टफुल है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ मे थोड़ा ज्यादा है, मे के साथ में क्या होता है, मे इज फॉर्मल, ठीक है, एंड दिस इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल डजंट मीन डिसरिस्पेक्टफुल, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है कि हाँ जहाँ पे हमें, अच्छा फॉर्मल वर्ड से हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज फॉर्मल? फॉर्मल कहाँ पे हमें फॉर्मल रहना होता है, जैसे हमारी वर्क प्लेस हो गई, है ना, वर्क प्लेस है, स्कूल है ना, वाली जगह जहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। बेसिकली डिसिप्लिन, मैं इसको जैसे फॉर्मल को कोई कभी भी अगर कहीं भी आपको कनेक्ट करना हो ना, इसे डिसिप्लिन से कनेक्ट करना, ठीक है। ये फॉर्मल यानी कि जैसे हम लोग स्कूल में बात कर रहे हैं, कॉलेज में या फिर ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, तो वहां पे आपको फॉर्मल बिहेवियर शो करना होता है। ऐसे ना, आपका अगर फ्रेंड भी है, आपका कोई फ्रेंड है और आप उसे अभी टीचर के सामने, तो टीचर के सामने आप उससे अलग तरीके से बात करते हो, लेकिन आप अकेले में उससे अलग तरीके से बात करते हो। वो चीज है, वो जो डिफरेंस आता है ना, वही फॉर्मल और इनफॉर्मल बिहेवियर का आता है, ठीक है। तो कैन आई कम इन हम घर पे यूज कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ही बोल सकते हैं कैन आई कम इन, क्योंकि ये परमिशन ही है। कई बार क्या होता है, जब कैन को इंसान जो जैसे होता है ना कि मैं मतलब पूछने की जरूरत ही नहीं, कैन आई कम इन बोल रहे हैं तो ऐसा लगे हम पूछ रहे हैं। एक्चुअली हम कैन को केवल एक ही चीज से रिलेट कर रहे होते हैं, वो होती है एबिलिटी। ऐसा लग रहा होता है मैं इसे केवल एबिलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं कि मैं तो अंदर आ ही सकता हूँ, ऐसा। एबिलिटी इज वन थिंग, बट स्टिल कैन आपका परमिशन तो शो करता ही है, ठीक है। तो कैन के भी जैसे मे के दो काम होते हैं, मे आई कम इन या इट मे रेन, वैसे कैन के भी दो ही काम होते हैं, कैन आई कम इन और इट कैन रेन, ठीक है। तो वो एबिलिटी वाले सेंस में आएगी कोई चीज, जब आप बता रहे हो कि मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन डू दिस थिंग, तो वो एबिलिटी वाले शो में आएगा। लेकिन परमिशन के लिए अगर आप कैन का यूज कर रहे हो तो इट इज ऑल्सो फाइन। बस डिफरेंस किसका है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। गॉट इट दीप्ति? यस सर, समझ आ गया। ठीक है। बाकी हाँ, मोर रिस्पेक्टफुल का मतलब ये है कि मोर फॉर्मल ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा रिस्पेक्टफुल ज्यादा लगता है, इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि वो मे फॉर्मल है और कैन इनफॉर्मल, ये चीज है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटी वाले सेंस में, हमारे पास वर्ड्स होते हैं कैन और कुड, ठीक है, और क्या हमारे पास मे एंड माइट। तो आप ऐसे समझ सकते हो, कैन एंड मे, कैन एंड मे नहीं बोल सकते, कुड एंड माइट, कुड एंड माइट आर द लेस पॉजिटिव वर्जन्स। लेस पॉजिटिव कि अगर आप बोल रहे हो इट कैन रेन, इट कुड रेन, या फिर इट माइट रेन, इट मे रेन, तो उसमें पॉसिबिलिटी माइट की कम होती है, इसलिए हम लिख रहे हैं कुड एंड माइट आर द लेस पॉजिटिव
versions of can and may। ठीक है, तो आप जैसे अगर बोलते हो इट कैन, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो ना, इट मे रेन, इट माइट रेन। तो अगर इसमें बात किया, इसमें पॉसिबिलिटी इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। ठीक है, तो अगर पॉसिबिलिटी का हमें एक वो बीटा जैसा बनाना है, तो बोलेंगे कि इंक्रीजिंग ऐसा वाला है, मतलब ऊपर की तरफ, यानी अगर हम मे बोल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, माइट बोल रहे हैं तो पॉसिबिलिटी कम है। ऑल्दो कुछ मेजर करने का नहीं होता, अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, इट मे रेन भी बोल सकते हो, इट माइट रेन भी बोल सकते हो, सेंटेंस में चेंज करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आप कुछ भी लिख सकते हो, इट मे रेन भी चलेगा और इट माइट रेन भी चलेगा, बिल्कुल सही है। माइट और सेम गोज विद कुड। ठीक है, कैन और कुड में भी सेम है। आई कुड गो देयर, आई कैन गो देयर, इस टाइप का कुछ भी अगर आप बोल रहे हो, इट कुड हैपन, कैन हैपन। ठीक है, फ्यूचर के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो इट कैन और कुड कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, आपको पता है कैन के लिए पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है और कुड के लिए पॉसिबिलिटी कंपैरिजन में कैन से कम है। ठीक है, कैन से कंपैरिजन में। अब अगर हम लोग को यूज करना है कहाँ पे, ऐसी जगह यहाँ पे कुड ही आने वाला है। आपको पता है पास्ट में आप हमेशा ये यूज करोगे, अगर आप पास्ट की कोई बात बता रहे हो, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, माइट और कुड ही आता है, पता है ये चीज। ठीक है, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। ठीक है, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो आई कुड स्विम इस तरीके से यहाँ पे कैन नहीं आ सकता। ठीक है, तो अगर, लेकिन अगर आप अभी की पॉसिबिलिटी बताओगे, प्रेजेंट में बोल रहे हो, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, तो आप वहां पे आई कुड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फ्यूचर में अगर कुछ आ रहा है तो वहां पे कुड और कैन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। पास्ट में आप हमेशा कुड और माइट यूज करने वाले हो, पास्ट में प्लस, और कहाँ पे, इनडायरेक्ट याद है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। Yes, sir. ठीक है ना, इनडायरेक्ट में हम लोग हमेशा माइट, कुड यूज करते हैं। जैसा जैसे किसी ने बोला ही सेड इट मे रेन, तो क्या होगा, ही सेड दैट इट माइट रेन। तो आपको पता है अगर आप इनडायरेक्ट में यूज करो, इनडायरेक्ट में हमेशा क्या आता है, माइट आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट में आप हमेशा माइट लिखोगे, कैन का कोड हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी पास्ट टेंस की बात, आपको पता है कि इनडायरेक्ट में जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं वो हमारा पास्ट टेंस बनता है मोस्टली। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो, अगर ये वाला चीज प्रेजेंट में नहीं है तो। ठीक है, तो हम लोग जब भी इनडायरेक्ट सेंटेंस लिख रहे हो या फिर हम लोग पास्ट की बात कर रहे हो, आपका कैन का कोड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। फ्यूचर के लिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दो हमारे पास होते हैं, यूज टू एंड ऑट टू। ये दो होते हैं, इन्हीं के साथ हम लोग टू लगाते हैं बस, बाकी किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में टू नहीं लगता है। ठीक है, यूज टू और ऑट टू के साथ ही टू लगता है। यूज टू का हम लोग यूज जानते हैं क्या होता है, टू शो हैबिट। ऑट टू किस लिए यूज करते हैं हम लोग, सर मतलब you ought to complete this work, तुम्हें करना ही करना है, ये करना ही ये हैबिट शो पड़ेगा। करता है। वैसे हम बोलते हैं इसकी मॉरल ऑब्लिगेशन। बेसिकली हमारी एक पहली चीज तो ये कि मॉरल ऑब्लिगेशन शो करता है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी जो भी है। जैसे यू ought to respect your elders, है ना, यू ought to respect your elders, तो हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, और
और कहाँ पे यूज कर सकते हो ऑट टू? देखो ऑट टू कभी कभी पॉसिबिलिटी भी शो करता है, ऑल्दो उसका सेंटेंस का यूज बहुत कम है, ठीक है। जैसे he ought to help me with the project. जैसे बोलते हैं he might help me with the project, वैसे he ought to help me with the project, तो ये पॉसिबिलिटी भी शो कर लेता है, ठीक है। कैन ऑल्सो शो पॉसिबिलिटी, ऑल्दो इसका यूज ये वाला ज्यादा है, ठीक है। मतलब हम लोग मोस्टली जैसे हम लोग छोटे क्लास में जब भी पढ़ाया था ना, ये चीज बताता हूँ, स्कूल में जब भी छोटे क्लास में पढ़ाते हैं ऑट टू का यूज हमेशा मॉरल एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, और हम लोग जब बड़े होते हैं बाद में हम लोग इसका नए यूज सीखते हैं तो उसमें ये वाला यूज भी सिखा दिया जाता है, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी वाले सेंस में भी हम लोग इसे यूज कर लेते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं, यूज टू और ऑट टू को। यूज टू का यूज सबको पता होगा, हम लोग पास्ट में किस तरीके से यूज करते हैं हैबिट दिखाने के लिए, और प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, याद है? प्रेजेंट में हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे हम वैसे आगे भी देखेंगे। जैसे अब एक चीज बताता हूँ यहाँ पे काम की, जैसे यूज टू मैंने लिखा, he used to go to the gym when he was young. ठीक है, he used to go to the gym when he was young, इसमें आप लिखिएगा साथ में would can also be used show habits in the past, यानी कि the same sentence can also be written as he would go to the gym when he was young. समझ में आई चीज, हाँ या ना? देखो ये तो हम लोग यूज जानते हैं यूज टू का, कि हम लोग हैबिट शो करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप वुड को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और अब इसका मतलब ये बताने का केवल ये कि इफ यू रीड इट इन एनी सेंटेंस, ठीक है, अगर ऐसे किसी सेंटेंस में लिखा हो कि ही वुड गो टू द जिम व्हेन ही वाज यंग, तो आप इसका मतलब समझ जाओगे ये वुड यहाँ पे क्या शो कर रहा है। जब भी इस तरीके से लिखा जाए, इसका मतलब है कि पास्ट की बात चल रही है। जब ऐसे ना पास्ट में लिखा गया है व्हेन ही वाज यंग, तो वैसा करता था, तो ये आपका क्या शो कर रहा है, पास्ट की हैबिट शो कर रहा है, सिंपल यही चीज, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब मुझे बताइए, जैसे इफ आई राइट अ सेंटेंस, दो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं ये वाले रूल बता रहे होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस में लिखा है तो बस हमें समझ में आ जाए कि हाँ यार वुड का एक यूज ये भी है, ठीक है। शुड एंड मस्ट किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, क्या शो करती है? जैसे अगर मैं लिखता हूँ वी शुड
follow the law. तो आपको पता है कि यहाँ पे it is interchangeable with must, है ना? हम बोल सकते हैं we should follow the law, we must follow the law, ठीक है? You should do this thing, you should do this thing. तो यहाँ पे mostly duty show कर रहा होता है, दोनों ही show कर रहे होते हैं, duty, moral obligation, ठीक है? Must और इसमें different, बाकी must तो हमेशा क्या करता है, must ज्यादा emphasize करता है उस चीज पर और ज्यादा strict होता है, इस तरीके का sound करता है, ठीक है? If I have to write a sentence, PM said, everybody must have a house. ठीक है, अगर ये सेंटेंस है मान लो इसमें एरर देखना है तो क्या होगा इसमें? Sir ought to have a house. और टू क्यों? क्योंकि ये तो लोगों की बेसिक नीड होती है ना, घर. हाँ, तो लो ought to भी आ सकता है, बिल्कुल सही, ought to भी आ सकता है और should भी आ सकता है ना. शुड भी आ सकता है. अच्छा, मेन चीज जाननी जरूरी है कि मस्ट नहीं होगा यहाँ पे, शायद से इतना काफी है, क्योंकि हम यहाँ पे ought to भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे should भी लगा सकते हैं, लेकिन मस्ट नहीं होगा सही, क्योंकि मस्ट किस तरीके की चीज है? मस्ट ऐसा है कि नहीं नहीं ये तो कंपल्सरी भाई होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम ऐसा करो, ऐसा कुछ. मस्ट हमेशा ऐसा साउंड करता है ना कि उसका कंट्रास्ट में अगर कुछ हो रहा है तो फिर देयर इज अ पनिशमेंट और देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट गुड उसके अगेंस्ट. जैसे अगर कोई जैसे बोलते हैं स्कूल में यू शुड ब्रिंग योर नोटबुक्स डेली, या फिर यू शुड ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो. एक होता है यू मस्ट ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो. मस्ट आपको पता होता है कि इतना स्ट्रिक्ट लग रहा होता है कि अगर कॉपी लेके या नोटबुक लेके नहीं गए देन देयर इज सम पनिशमेंट, अभी क्लास से बाहर खड़ा होना होगा शायद. मस्ट उस तरीके से साउंड करता है ना, ज्यादा अथॉरिटेटिव कि भाई काम तो होना ही चाहिए, ठीक है? Yes. तो इसीलिए हाँ, इसीलिए ऐसा सेंटेंस है ना, जैसे पीएम सेड एवरीबॉडी शुड हैव अ हाउस. शुड हैव अ हाउस साउंड्स लाइक कि हाँ चलो सबके पास घर होना चाहिए एंड वी शुड, जैसे हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं एंड यू आल्सो डू समथिंग कि हर किसी के पास घर हो सके. मस्ट हैव हाउस ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने कंपल्शन कर दिया कि भाई घर तो होना ही चाहिए, जैसे आधार कार्ड है वैसे ही कुछ, ठीक है? तो इसलिए हम लोग सेंटेंस में ये देखेंगे कि साउंड जो आ रहा है, जो उसका जो फील आ रही है इस वर्ड के बाद में सेंटेंस की, वो सही है या नहीं है. आपको पता है कि शुड साउंड्स बेटर हियर, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मस्ट हम हटा देंगे. और ये मैंने इसलिए बताया, जैसे ये वाला सेंटेंस है वी शुड फॉलो द लॉ, वी मस्ट फॉलो द लॉ, इंटरचेंजेबल है, यहाँ पे आप मस्ट लगा दोगे तो भी सेंटेंस आपका ठीक रहेगा. लेकिन यहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस में यहाँ पे आपको थोड़ा सा लीनियंट हो के शायद अपनी बात को बोलना है, तो वहां पे आपका शुड ही आ सकता है, ठीक है? बाकी शुड के यूज हम लोग सब जानते हैं. शुड हमेशा मतलब ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इस तरीके की शो करता है. पॉसिबिलिटी भी शो कर देता है. पॉसिबिलिटी शो किस तरीके से करेगा? जैसे अगर हम बोलते हैं profits should increase next year, profits should increase next year, ठीक है? अगले साल बढ़ने चाहिए. तो आप क्या करोगे? पॉसिबिलिटी अंदाजा लगा रहे हो, आगे तक का फोरटेल कर रहे हो चीजों को, तो वो भी शो कर सकते हैं प्रॉफिट शुड इंक्रीज नेक्स्ट ईयर. तो एक तरीके से आगे का अंदाजा लगाया जा रहा है. वो भी बता सकते हैं दे शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ऐसा हो जाना चाहिए था, उस वाले सेंस में इसे यूज करते हैं. तो दिस इज ऑफ यूज ऑफ शुड, ठीक है? तो मतलब ऐसा है कि इनको मॉडल वर्ब्स को आप जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करते रहो, कुछ भी नया एक्स्ट्रा बताने को नहीं है. जिसमें है उसमें देखते हैं, जैसे डेयर और नीड, ठीक है? शुड में माइट इन सबको यूज करना हम लोग जानते हैं, बस टेंसेस का ध्यान रखना है उस वाले सेंस में कि पास्ट में यूज कर रहे हैं तो शुड आएगा, या फिर जो कुड और माइट, बस उतना ही ध्यान रखना था. बाकी सारे यूजेस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं. डेयर और नीड को समझते हैं. डेयर और नीड, ये देखो ये जो वर्ड्स हैं ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, यानी कि मॉडल वर्ब की तरह. जब ये मॉडल वर्ब की तरह यूज होते हैं, जैसे आपको पता है वाला सेंटेंस, जैसे यू नीड नॉट वरी, और बहुत कम बोला था नो नीड टू वरी, ठीक है? ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस ठीक होगा. ये पता है हम लोग को,
कि हम नीड के साथ, तो इसमें एक चीज लिखिएगा, डेयर एंड नीड आर नॉट फॉलोड बाय 2+v1। तो अगर आप इसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब की तरह यानी कि ये करने की जरूरत है आपको, जैसे सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह से यूज कर रहे हो, तो उसके साथ में 2+v1 नहीं आएगा। आपको पता है यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं किसी का नाम भी लिखूं ना, यू नीड नॉट वरी, यहाँ पे ही नीड नॉट वरी भी लिख सकता हूँ, ही नीड नॉट वरी अबाउट दिस। ठीक है, ही नीड नॉट वरी अबाउट दिस। आपको पता है ही के साथ हम वरना प्रेजेंट में क्या लगाते हैं, नीड्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नीड्स नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है डेयर और नीड अगर ये हेल्प मॉडल वर्ब की तरह काम कर रहे हैं, तो मॉडल वर्ब की फॉर्म हम चेंज नहीं करते। आपको पता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कैन रहता है, कुड रहता है, उसी तरीके से ये वाले वर्ड्स भी इसी तरीके से काम करते हैं। बस ऐसा है कि डेयर और नीड के साथ क्या आता है, हमेशा 2+v1 ही आएगा। तो सॉरी, इट इज नॉट फॉलोड बाय 2+v1, क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्म है बोल देना, जो हमने वाला एग्जाम्पल लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा मैंने, नो नीड टू वरी, बहुत ही कॉमन है इस तरीके से बोलना, लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है, क्योंकि नीड के साथ में आप क्या लगाओगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ही नीड नॉट वरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही डेयर के साथ क्या बोलेंगे हम लोग, यू डेयर नॉट, You dare not touch my dog. यस, टच माय फोन लिखने वाला था मैं, चलो डॉग लिख देते हैं, यू डेयर नॉट टच माय डॉग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया, यू डेयर नॉट टू टच नहीं होगा, यू डेयर नॉट टच माय डॉग। ठीक है, अब इसमें आता है नेक्स्ट चीज की, कब हम यूज कर सकते हैं 2+v1। ठीक है, मतलब काम की चीज वाली भी है, इफ डेयर और नीड आर प्रिसीडेड बाय एनी फॉर्म ऑफ डू, डू की कोई भी फॉर्म अगर इससे पहले आ रही हो, ठीक है, then 2+v1 can be used with them। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2+v1 वैसे जनरली नहीं आता है, लेकिन अगर इससे पहले डू की कोई भी फॉर्म आ रही होगी, तो हम उसके साथ में 2+v1 यूज कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका, अगर बोलता हूँ यू यस, बताइए कोई भी सेंटेंस जहाँ पे हम लोग डू लिख रहे हैं और डियर और नीड से पहले उसके बाद हम 2+v1 लगा सकते हैं। जैसे यू डू नॉट नीड टू वरी। ठीक है, यू डू नॉट नीड टू वरी। या फिर जैसे हमने अभी वाला सेंटेंस लिखा था ना, डेयर वाला, डेयर की वाली के साथ हम क्या लिख सकते हैं, डू नॉट, जैसे डू नॉट से स्टार्ट करें, डू नॉट डेयर टू टच माय डॉग। यस, डू नॉट डेयर टू स्टेप इन माय हाउस, बिल्कुल सही, डू नॉट डेयर टू टच माय डॉग, कुछ भी इस तरीके से बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे हमारी मर्जी होती है, दिस इज आल्सो करेक्ट, और केवल टच लिखोगे वो भी ठीक है, मतलब केवल v1 भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन हाँ विदाउट डू उसके साथ 2+v1 नहीं आ सकता, यहाँ पे दोनों ठीक है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने डू लगा दिया, तो आपने देखा नीड टू। ठीक है, तो आप यहाँ पे v1 यूज कर पा रहे हो इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैं इसके पीछे छोटा सा रीजन है वो बता देता हूँ कि क्यों होता है ऐसा। जब आपने यहाँ पे डू लगा दिया ना, यहाँ पे जब आपने डू लगा दिया, तो व्हाट हैपेंस, ये डू आपका बन जाता है हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका बन जाता है मेन वर्ब। इस टाइम पे जब भी मेन वर्ब बन जाता है ना, तो उसके साथ आप 2+v1 लगा सकते हो। जब हम लोग इसे डायरेक्ट लिख रहे होते हैं, यू नीड नॉट वरी, तो यहाँ पे ऐसा होता है यार, ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब होता है और ये काम कर रहा होता है मेन वर्ब की तरह, इसलिए इसके साथ हम लोग टू नहीं लगा सकते, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग टू नहीं लगा सकते। तो इसलिए ही नीड नॉट वरी अबाउट दिस। तो जब भी आप ऐसे लिख रहे होते हैं नीड नॉट वरी या डेयर नॉट टच, तो हमने देखा ये हमारा क्या मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ये आपका काम कर रहा होता है टच, जो लिखा है यहाँ पे आपका मेन वर्ब की तरह, इसलिए यहाँ पे क्या आता है v1 ही आता है।
क्योंकि इसके साथ आप ये लगाओगे। लेकिन जब हम लोग डू लिख रहे होते हैं, डू लगा देते हैं कोई फॉर्म, तो डू आपका बन जाता है इस सब्जेक्ट के साथ का हेल्पिंग वर्ब, और ये बन जाता है आपका मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑलरेडी बन गया, तो हम यहाँ पे 2+1 लगा सकते हैं। क्लियर हुआ क्यों होता है ऐसा? और नहीं तो हम सिंपल इतना भी याद रख सकते हैं कि डेयर और नीड के साथ में हम लोग वैसे V1 लगाएंगे, लेकिन अगर उससे पहले डू की कोई भी फॉर्म आ गई तो हम उसके साथ 2+1 यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आई या नहीं सारे लोग? बाकी यस सर। तो मतलब अगर डू लगा है तो हम, अगर डू लग रहा है पहले तो हम डेयर टू यूज कर सकते हैं, बट अगर डू Yes. नहीं लग रहा तो हम डेयर टू नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। yes, बिल्कुल सही। तो बाकी लोग समझ में आ रहे हैं? कोमल, साक्षी, चलो नाइस। साथ में पूछते हुए चल रहा है, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए थी हमारा मॉडल वर्ब का यूज, और इसमें आते हैं तो ये भी हमें समझ में आ गया ना, मॉडल वर्ब्स, मॉडल्स दे आर आल्सो फॉलोड बाय V1। ठीक है, मॉडल्स के बाद में हमारा V1 ही लगता है। अब एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, एक स्टेटमेंट बेसिकली मॉडल्स के साथ V1 लगता है। हमने देखा हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो हमें पता है। इफ a primary auxiliary and a model auxiliary are connected using and and हटा देंगे, then लिखेंगे then main verb should be used in the form according to both of them separately। ठीक है, हमने क्या बोला, अगर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी, इनको अगर आप एंड से जोड़ देते हो, ठीक है, और दोनों के साथ में मेन वर्ब लगा रहे हो जो भी, तो वो मेन वर्ब दोनों की फॉर्म के अकॉर्डिंग लगेगा। दोनों की फॉर्म के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, he has and will do a lot of work। ठीक है, अब इस सेंटेंस के बारे में बताइए, सही है, कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बताओ, he has and will do a lot of work। अब देखो यहाँ पे जरा इस सेंटेंस में देखो क्या लिखा है मैंने, he has and will do a lot of work। सेंटेंस समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि इसने बहुत सारा काम किया है और आगे भी करेगा, ये मतलब होगा ना इसका? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये देखो हेल्पिंग वर्ब, एक हैज लिखा है हमने और विल लिखा।
हेल्पिंग वर्ब हैज यानी कि हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी में आ जाएगा। विल हमें पता है क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। आपको पता है हैज के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, विल के साथ वी1 लगाते हैं, जो कि वी1 ये लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बट हैज के साथ में हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। तो आप इस तरीके से कंप्लीट बोलते हो, यानी कि यहाँ पे आपका V3 आ जाएगा। तो ही हैज डन एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क, इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हम केवल इतना नहीं छोड़ सकते, ही हैज एंड विल डू अ लॉट ऑफ वर्क। आप इसको कंप्लीट करोगे, he has done, उसने काम बहुत सारा किया है और आगे भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सेंटेंस है, इसे हम आराम से खुद ही सही कर सकते हैं। Two were intelligent and one dull. दो लोग इंटेलिजेंट थे और एक डल था थोड़ा सा। ठीक है, सर इसमें एंड वन वाज डल होगा ना, एंड वन वाज डल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा के हम इस चीज को पूरा बोलेंगे, यस बिल्कुल सही। ठीक है, टू वर इंटेलिजेंट एंड वन वाज डल, तो वही कि अगर दो लिख रहे हो तो दो के साथ आपको प्लूरल लगाना है, यू हैव टू यूज प्लूरल, एंड सिंगुलर के साथ यू विल यूज सिंगुलर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना हम लोग जानते हैं, इसको साथ में कैसे यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ये मॉडल वर्ब के यूजेस में तो ये वाले यूजेस आते हैं हमारे। ठीक है, यस साक्षी बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट डन। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेन वर्ब्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोस्टली मेन वर्ब्स, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करना चाहते हैं वाले, और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है, क्वेश्चन है, वो हम देख लेंगे, ताकि साथ में हमारा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से और यूज करना है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है ना, हैज और इन पे विल हो गया, हैज एंड जो भी प्राइमरी ऑक्सिलरी और जो भी मॉडल ऑक्सिलरी है, इन पे मोस्टली क्वेश्चंस हमारे होते हैं कि वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड भी आते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके साथ जो वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए वही हम लगाएं हमेशा। ठीक है, तो चलिए विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना रखते हैं इसे, और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद मेन वर्ब्स, है ना, कि आगे देखेंगे और क्या क्या उसमें आता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट एंड ट्रांसक्रिप्ट देखेंगे फिर से, एंड फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इसे पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो तो हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, ओके, थैंक यू गाइस।